वेलकम स्टूडेंट्स। आप हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित 10th क्लास का जो सामाजिक का पेपर आपका परसों हुआ था, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने ए बी कोड पहले कर दिए हैं और आज सी कोड कर रहे हैं। तो सी कोड वाले बच्चों के लिए आज हमने जारी किया। तो देखिए छोटे प्रश्न इसमें, फिर हम उसमें मैप सहित आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और लाइक और शेयर करिए। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज में। तो पंचायती राज में की गई थी, तो हमारा उत्तर इसका डी ऑप्शन रहेगा। ये आपका ठीक है, इसको चुनना है आपने। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, पंजाब हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? 50%, 80%, 5%, 90%। हरियाणा और पंजाब में जो 80% ज़मीन है वो कृषि के काम आती है। तो किस में आ रहा है हमारा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा उत्तर सही ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितना तांबा उत्पन्न करती है? 40%, 31%, 52%, 60%। अकेले मध्य प्रदेश में जितनी तांबे की खदानें हैं वे लगभग पूरे का 52% अकेली मध्य प्रदेश की खदानें करते हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। इस बाद आपका अगला, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित करते हैं हम? जो कि जो हम उद्योगों को कहते हैं, ये सार्वजनिक उद्योग है, ये निजी उद्योग है, तो कौन सा क्षेत्र है वो स्वामित्व के आधार पर होते हैं। क्योंकि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वे सार्वजनिक सरकारी होते हैं और निजी खुद के भी होते हैं। तो इसमें रोजगार की भर्ती ये नहीं है, आर्थिक गतिविधियों का भाव ये नहीं है, श्रमिक संख्या ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है। तो डी को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, विनिमय का माध्यम किसे कहता है? बैंक, साख, मुद्रा, ऋण। तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं का लेन देन करते हैं। एक मुद्रा का माध्यम बना हुआ है। तो मुद्रा हमारा उत्तर है और सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आगे आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? साहूकार अनौपचारिक में आता है, व्यापारी अनौपचारिक में, दोस्त औपचारिक में आता है। इसका मतलब तीनों के तीनों होते हैं। तो उपरोक्त सही हमारा उत्तर आएगा, क्योंकि औपचारिक में तो सरकारी बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद को आप मार्क करेंगे। इसके बाद आप अगले प्रश्न पर चलेंगे। अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव कृष्ण वर्मा ने, कविन भाई ने, मदनलाल ने, विनायक दामोदर भाइयों ने की थी। तो डी हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आप चलेंगे अगले में। तो अगले के लिए हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1918, 1928, 1930। साइमन कमीशन जिसका पूरा विरोध होता है, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, वो भारत में 1928 में आया था। तो बी उत्तर हमारा ठीक है। इसके बाद अगला है, बाल कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को कितने भागों में बांट दिया? कालक्रम की दृष्टि से हम सिंधु सभ्यता को 3 भागों में बांट सकते हैं। यह जो अगला है आपका वो है, 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? महिला सांसदों की संख्या 1919 में 78 थी, जो कुल सीटों का 14.36 थी। इसलिए इसकी हमारा उत्तर ठीक है। इसका अगला प्रश्न, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? बेल्जियम में 69% लोग बोलते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, एक वाक्य में श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है? वो बनाएगा बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सड़कों की क्षमता के तौर पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, नंबर 2 राज्य मार्ग, नंबर 3 जिला मार्ग, नंबर 4 ग्रामीण मार्ग और नंबर 5 सीमावर्ती मार्ग। इन मार्गों में बांटा गया है। अगला, सरस्वती सिंधु सभ्यता को अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियाँ थी? वैसे तो उस समय में बहुत सारी, समय के अनुसार बहुत सारी थी, लेकिन हमारी बुक में इसका 3 उत्तर आया है। 3 थी, समाधि, अर्ध समाधि और दाह संस्कार। इस प्रकार से अंत्येष्टि की जाती थी। अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपने। खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ जातीय समाज, भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो जातीय ऐसा है कि ऐसा जो भारत में मिलता है, बाकी नहीं जातीय। अगला, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद।
इसके बाद अगला प्रश्न आपका महात्मा तीन नक्षत्रों ये सारे महात्मा बुद्ध का जन्म खालिस्तान में 563 ईसा में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म इसको 563। अगला प्रश्न आपका ये आपका स्टेटमेंट है 1932 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे सत्र को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया था। 1992 में बनाया गया था पंचायती राज। कारण है अब स्थानीय स्वशासन निकाय को चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बात था। बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। और इसीलिए निचला स्तर शक्तिशाली है कि कराना बाध्यता है। तो इसका मतलब ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर ए है। अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है तथा कारण और ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। स्टेटमेंट आपकी तृतीय क्षेत्र में सेवा के क्षेत्र के रूप में माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे कहता है तृतीय के क्षेत्र में तृतीय के क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है। तृतीय क्षेत्र वस्तु उत्पादन करने वाली गतिविधियां नहीं, सेवाएं होती हैं। उत्पादन करने वाली गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, इसलिए गलत है पहला ठीक। और दूसरा अपना स्टेटमेंट तो सही है, वो है आपका सी। और कारण असत्य है तो हम सी को टिक मार्क करेंगे। इसके बाद आगे हम चलते हैं। भारत में वन्य और वन्य जीवों की आवश्यक है। ये प्रश्न मैंने एक कोड में दिखा दिया था, आपने देख भी लिया होगा, वहाँ से कर लेना। तो पारतंत्रिक संतुलन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए और आर्थिक विकास के लिए बहुत से हो सकते हैं इसके अपने अपने अनुसार। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना को कहा जाता है क्योंकि बांध एक ही समय में बनाकर बहुत उद्देश्यों को लेकर के बांधों का निर्माण किया जाता है। जैसे जल सिंचाई के लिए जल, बिजली उत्पादन, मछली पालन और नाव चालन, अनेकों उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? ये WTO व्यापार संगठन कुछ देशों का व्यापार संगठन है जो देशों अपने सदस्य देशों के लिए सहयोग और उनके लिए निर्देशन करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो जिनका उत्पादन एक से अधिक देशों में उत्पादन होता है और उन पर नियंत्रण होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इस प्रकार ये छोटे छोटे प्रश्न मैंने इसी को एक और में करवा दिया, आप कर लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है। मध्यकाल में यूरोप कितने कितने भागों में बटा हुआ था? मध्यकाल में यूरोप 3 भागों में बटा हुआ था। अभिजातवर्ग, पादरी और तीसरा था किसान वर्ग। चर्च क्या होता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? जो ईसाइयों के धर्म है, धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं और इनका प्रमुख पोप कहलाता है। बहुमत, लोगों के शासन को बहुमत कहते हैं, जहाँ पर बहुत लोगों के विचारों को लेकर के शासन किया जाता है, बहुत से लोगों के विचारों को लेकर शासन किया जाता है, उसे बहुत सारा बहुमत का शासन कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल कोई एक विशेष क्षेत्र में चलने वाले दल को, एक ही क्षेत्र में बनाए गए दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं। वह अपने किसी खास क्षेत्र का हित भला साधने के लिए बनाया गया होता है। हरियाणा में सक्रिय क्षेत्रीय दल एक JJP हरियाणा में क्षेत्रीय दल है, जिसके नेता जनता पार्टी के दुष्यंत कुमार हैं और दूसरा दल आप पार्टी है। तो यानी इस समय हरियाणा में 2 जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक आम आदमी पार्टी और दूसरा JJP जन नायक जनता दल। 28वां प्रश्न आपका दिया, स्टेटमेंट पूछनी है इसमें से, वो केस स्टडी का है। लोह ऐसे के आधार पर खनिज उद्योगों के विकास की ऋण किए दिया है। भारत उच्च कोटि के लोह युक्त में धनी है और मैग्नेट सर्वोत्तम प्रकार का लोह ऐसा है जिसे प्रतिशत लोह ऐसा प्राप्त किया जाता है। इसमें श्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप योगी हैं। मेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग लोह ऐसा है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोह की मैग्नेट अपेक्षा कम थोड़ी सी 50-60% पाया जाता है। 1918 में लोहा से का लगभग समस्त उत्पादन स्थानों % उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है लोह शक में सर्वश्रेष्ठ गुण चुंबकीय गुण कौन से में होते हैं? मैग्नेटाइट में होते हैं, ये आपका उत्तर है। आपने ज़्यादा, क्योंकि मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का, ये है आपका पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न, लोहा खालिस्तान 50-60% पाया जाता है, 50 से 60% तक। मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, किसमें होती है?
आवश्यक है जिसका अधिकतम उपभोग करते हैं लॉयस का पहले में दिया नहीं है। पहला मैग्नेटाइट आ गया, दूसरा हेमेटाइट था। हेमेटाइट उत्तर कहाँ गया इसमें? यहाँ आपका कट गया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला का मैग्नेटाइट, तो हेमेटाइट और लोएशक। ये तीनों के उत्तर थे, बहुत आसान से, ज़्यादा कठिन नहीं थे, आप कर सकते थे। जो अगला पैरा है, विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग किया गया। वे देश जिसकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $295 प्रति वर्ष या उससे कम है उसे निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत में मध्य वर्ग के आय के देशों में आता है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1220 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। इसमें से हमने पहला प्रश्न लेना, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण इस मापदंड पर किया गया है। तो विश्व का अनुसार रिपोर्ट का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किया गया। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। ये आपका इसका उत्तर है पहला का प्रति व्यक्ति आय। दूसरा प्रश्न आपका, 2017 में किन देशों निम्न आय वाला कहा जाता है? जिनकी जहाँ से शुरू जिनकी आय इतने से कम है उनको निम्न आय वाला कहा गया है। तो तीसरा प्रश्न आपका, भारत कौन से किस वर्ग में, मध्य वर्ग में आता है, मध्य आय वाला। मध्य आय वाला देश कहते हैं भारत, मध्य वर्ग में आता है। ये किस आय वर्ग में? मध्य वर्ग, आय वर्ग। इसका अगला क्वेश्चन आप चलिए, केस स्टडी 31 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद है, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान के बीच सफलता, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर निकल पाए। पाकिस्तान ने 1947, 65, 71 और 99 में भारत पर आक्रमण किया, परंतु भारतीय वीर सेनाओं से पराजित हुआ और हताश पाकिस्तान द्वारा भारत, पंजाब, जम्मू कश्मीर में प्रयोग शांतिवादियों ने तो प्रोत्साहित किया। जरा भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? भारत और पाकिस्तान के संबंध यहाँ लिखा है आपका, भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण है। ये उत्तर इसका आप लिख सकते हैं। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान में कितनी बार आक्रमण किया? 1947, 1965, 1971, 1999, 4 बार आक्रमण किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, पंजाब और जम्मू कश्मीर आतंकवाद कौन फैला रहा है? पाकिस्तान फैला रहा है। हमारे प्रश्न थे, इसका पैराग्राफ है, कठिन नहीं था। अगला, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, परंतु इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। वह बात यह कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोक का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता का बांटा जाए। ये लोग इसी डरे पर रह रहे हैं। यदि वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दोनों तरफों से हम एक को युक्तिपरक, दूसरे नैतिकपरक कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी के लाभ कर परिणामों पर जोर, जबकि नैतिक पर सत्ता के बंटवारे पर अधिक महत्व बताता है। तो लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं? लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। तो आप इसमें इसको चुनेंगे, सत्ता की साझेदारी। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर बनेगा। दूसरा प्रश्न है, वैध सरकार से तात्पर्य क्या है? वैध सरकार वही है, वैध इसलिए ऊपर करेगा, वैध सरकार वह जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी व्यवस्था से जुड़ते हैं, वैध सरकार। तीसरा प्रश्न, युक्तिपरक किसको महत्व बताता है? युक्तिपरक लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। तो युक्तिपूर्वक या समझदारी का तर्क
ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। तो इस प्रकार से इसके सारे प्रश्न बन गए, आसान थे। विदेशी आक्रमण भारत पर कितने तत्कालीन प्रभाव बताइए, ये प्रश्न आप बहुत आसान, आप आराम से कर सकते हैं। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं भारत में, चाहे कृषि का, बहुत आसान प्रश्न था। पेपर कुल मिला के बहुत बढ़िया था। आप सभी बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं। यदि मैं प्रश्नों को करूँगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दोबारा नहीं करा, पहली बार मैंने कर दिए थे इन प्रश्नों को। ये बड़े प्रश्न आपके मोसोपोटामिया वाला, ये आपका है दिए गए विश्व के मानचित्र में एशिया में इंग्लैंड के 2 उपनिवेश बताओ, भारत और पाकिस्तान। भारत, चीन, ये इंडिया के इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो ये दिखाना बहुत आसान था, बट यह मैप न होने की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा। डी मैं प्रयास करूँगा कि डी का जब पेपर सॉल्व किया जाए तो उसमें आपको विश्व का मानचित्र भी दिखाया जाए। तो यहाँ मैं भारत में भी है, जो भारत में मानचित्र है वो 3 दिखा रहा हूँ। सरदार सरोवर बांध, हीराकुड बांध और टिहरी बांध, ये 3 बांधों का लिए आपके पीछे मैं मैप जोड़ रहा हूँ। मैप को करके उसमें आप देखिए, मिलाइए। तो ये मैप है, देखिए उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो भागीरथी की नदी पर बना हुआ है, और गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो सतपुड़ा के पर्वतों से निकलती है। और उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। ये बांध थे, ये इनकी जगह थी, मैंने बता दिया। 3 थे, 3 नंबर का आपका पक्का था। 2 नंबर का विषय वाला भी आप आराम से भारत को और चीन को भी दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दूसरे साथियों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने अंकों का अंदाज़ा लगाकर मस्त रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।